हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे मेहमान बन के आए गोल्डन भाई। मुझे हमारे मेहमान नहीं, तुम मेरे मेहमान बन गए। भाई सच्चाई बताने की नहीं है, लेकिन पीछे आपका स्टिकर सच्चाई जरूर बता देगा इन्हें। हाँ। इसलिए भाई हम तो दोनों एक दूसरे के मेहमान बन के आए हुए हैं आज। हाँ, तो आशीष भाई मेरे आज फ्लैट पे आए हुए हैं और यहीं पे हम शूट कर रहे हैं। और गोल्डन भाई आज मेरे चैनल पे आए हैं और यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। और इस वीडियो में देखो, मैंने आज तक है ना, अभी तक मैंने पर्सनल जो गोल्डन भाई का बैकग्राउंड रहा है, भाई ने आज तक यहाँ तक सक्सेस कैसे अचीव करी है वो पर्सनल मुझे नहीं पता है ना। मैंने ऑफ द कैमरा अभी तक भाई से पूछा है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आज आप लोग भी जानोगे कि यहाँ तक भाई ने कैसे पहुँचे हैं और कैसे, क्या एक टाइम ऐसा होता था कि जब गोल्डन भाई सोचते थे कि यहाँ तक पहुँचना एक इम्पॉसिबल सा काम है, और कैसे ये इन्होंने पॉसिबल किया। ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर मोटिवेट करेगी, क्योंकि आज भाई हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे वो बातें जो आज तक किसी चैनल पे या कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, थोड़ी सी हमें भाई ये टिप्स भी देंगे कि CGL 2024 को टारगेट कैसे करें, ठीक है। 23 का तो भाई बता ही चुकी है अपने चैनलों पे, लेकिन 24 का कैसे टारगेट करे, एक नया बच्चा है वो कैसे करेगा उसको, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो गोल्डन भाई वेलकम। वेलकम इन माय फ्लैट। थैंक यू भाई। तो भाई शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो गोल्डन भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में एक ऐसा मिथ होता है कि भाई ये लड़का 10वीं क्लास में इतने नंबर लेके आया, 12वीं क्लास में इतने नंबर लेके आया, ये कुछ बड़ा करेगा। आप अपना बताओ, 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स थे? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके चैनल में जो नहीं जानते। तो मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी ASO इन CSS हूँ। CGL 2017 से मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा यूट्यूब चैनल भी है गोल्डन ASO। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 10th 12th में क्या परसेंटेज आए थे, क्या परसेंट। तो मैं बताता हूँ कि 9 तक ना मैं फेल आता था। मतलब जो होता है ना, सब्जेक्ट में 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, रिजल्ट नहीं बताना घर पे। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैंने किया अपने स्कूल, हिंदी मीडियम से, और गवर्नमेंट स्कूल, एकदम प्योर गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो, और उसमें भी फेल आता था। ये लो शॉकिंग ट्रूथ एक्सपोज बोल रहा हूँ। और मैं अपने रिजल्ट्स को ना, मुझे डर लगता था पापा से बहुत, तो वहाँ पे रिजल्ट ऐसे ही दे देते थे। अच्छा। पेरेंट्स को बिना बुलाए हम लोग को ही देते, तो मैं उसको चेंज करके मतलब दिखाता था कि मैं पास हो गया सब में। पास हुआ। मुझे 9 तक ऐसा था। लेकिन 10th में जाने के बाद फिर मेरा थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि सब लोग इतना डरा दिए थे कि 10th में अगर कुछ नहीं किया तो समझो तुम्हारा करियर बर्बाद। और मेरे पापा भी बोलते थे अगर तुम 10th में नहीं किया तो फिर दुकान में काम करना तुम, ठीक है। धमकी आने लग गई थी फिर। हाँ, वो आने लगी थी। प्लस सब लोगों को पता था कि 10th में आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि बोर्ड की क्लास होती है। हाँ, बोर्ड की होती है। तो फिर मैंने 10th से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, और एक आध लोगों से थोड़ा झड़प हो गई थी, टॉपर्स लोगों से, तो वो भी थोड़ा खुन्नस आ गया था, चलो इन लोगों को पीछे करना है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा था कि एक आध टॉपर्स थे, उनसे बहस हो गई थी। तो उनका भी मेरा टारगेट था, एक तो पीछे इनको करना है, प्लस 10th का वो बोर्ड का डर भी। तो 10th में मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, और 10th में मेरे जो परसेंटेज थे वो 86% आए। और फिर मैं 3rd टॉपर था अपने स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल में, अपने स्कूल में से। उस टाइम भाई 10th में 86% लाना बड़ी बात होती थी। हाँ, आज के टाइम नहीं है, आज के टाइम तो 95 वो भी बड़ी बात है। CBSE नहीं है, मतलब हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में 86% लाना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। और जो स्कूल का रैंक 3। तो भाई एक सबसे पहले आपको क्या सीखने को मिला, अगर आपको टॉप करना है अपनी क्लास में या अपने जो स्कूल कॉलेज किसी में भी, तो टॉपर से लड़ाई झगड़ा करो। मतलब टॉपर से टक्कर ले लो, हाँ, उनसे कंपटीशन ले लो, ठीक है। क्योंकि सब में पोटेंशियल होता है, छुपा होता है, हम लोगों को पता नहीं होता। सभी लोगों में पोटेंशियल होता है, खाली वो फोकस होने की जरूरत होती है। अगर वो फोकस हो गया और उसमें मेहनत कर दिया और एक टारगेट बना लिया तो वो अचीव हो जाता है। तो ये 10th में हुआ था। पर 10th में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना, बेसिक वाली चीजें होती है, आप रट्टा मार के किसी तरह से कर लेते हो। फिर 12th की बारी है, साइंस ले लिया, सब दोस्त ले रहे थे साइंस, ठीक है, मैंने भी, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था। पर 12th में मैंने काफ़ी मेहनत किया, मतलब उसमें भी था कि अच्छा खासा परसेंटेज लाऊंगा, टॉपर बनूंगा। बट 12th में मेरा परसेंटेज कम आ गया। अब उसमें बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है, बट नहीं बताऊंगा। पर मेरा 2nd डिवीजन था 12th में, ठीक है। 12th में 2nd डिवीजन साइंस में, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे बहुत एक झटका सा लगा था कि शायद मेरा कुछ ना हो पाएगा 2nd डिवीजन अब तो। बट फिर भी धमकी आती है, वो सच्चाई लगने लग गई थी, एक तरीके से दिखने लगी कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर दोस्तों लोगों ने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, 12th को उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप ग्रेजुएशन में अच्छा करोगे, अगर कुछ करोगे तो इसी तरह से करते करते फिर ये ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं भाई। एक आध होते हैं जो मोटिवेट कर देते हैं, कभी कभी कुछ अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा। तो मेरा जो सहारा था ना, फैमिली बैकग्राउंड पढ़ा लिखा वाला नहीं है, तो कोई इतना पढ़ा लिखा, उनको बस 10th तक पढ़े हुए मेरे घर में सब, 10th से ऊपर कोई नहीं पढ़ा था। तो 10th के बाद कोई गाइड वाला करने वाला नहीं था।
तो दोस्त लोग जिधर जा रहे थे बस वही। उधर तो चले। मैक्सिमम दोस्त लोग साइंस करने के बाद ना कुछ सब प्राइवेट कॉलेज में जा रहे थे इंजीनियरिंग करने। अच्छा तो अच्छा। मेरे को भी बोला कि चलो कर लो, और मेरा भी शौक था कि अब गांव में कितना दिन पड़ा रहेंगे, छोटे शहर में निकलते हैं यहाँ से। तब तो शायद तो क्रेज भी इंजीनियरिंग का उस क्रेज time था पे। बहुत, 2010 के आसपास था मेरा। हम्म। स्टार्टिंग में तो बहुत क्रेज था इंजीनियरिंग का, सब लोग इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे थे, तो मैं भी चला गया उनके साथ साथ और वहाँ पे किया। फिर इंजीनियरिंग भाई आपकी 4 साल में कंप्लीट हुई या आपको लगे 1-2 दशक? नहीं, वहाँ पे था कि पैसे लग रहे बहुत अच्छा खासा, क्योंकि अच्छा। इंजीनियरिंग में प्राइवेट में था तो अच्छा खासा लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास सालाना लग रहा था। अच्छा। तो पैसे वो भी लोन्स का लिया हुआ था पैसे, मतलब घर से ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था। तो लगा कि अगर पास नहीं होगा और जल्दी से जॉब नहीं मिला तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने मेहनत किया, प्लस साथ में मैंने डांस भी सीखा वहाँ पे। जो मेरा अच्छा। डांस का जर्नी स्टार्ट हुआ था, मैं डांस भी करता वो था। कॉलेज से हुआ था? वो कॉलेज का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डांस टीचर रहता था और मैं डांस करना सीखता था। मैं तो मेरा आधा टाइम डांस में जाता था और आधा टाइम पढ़ाई में, बस ये। और मस्ती वाला था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ता भी था। मस्ती जब कॉलेज का सेमेस्टर का 7-8 दिन पहले उस दिन पढ़ दिया, फिर पूरा एंजॉय। तो भाई 4 साल में क्या डिवीजन रही आपकी बीटेक में? बीटेक में था कि मेरा पूरा 8.33 सीजीपीए था। अगर परसेंटेज में उसको कंपेयर किया जाए तो 78 के आसपास परसेंटेज बनते हैं। कमाल कर दिया भाई। और मेरा एक बैक लगा था, मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था सी, मुझे कुछ नहीं पता आता था, तो पहले सेमेस्टर में बैक लग गया था, बहुत डिप्रेस हो गया था, बट फिर उसको क्लियर कर लिया बीच में। तो देखा, इसके बाद डिप्रेशन से 9th में डिप्रेशन, 10th में सक्सेस, फिर 12th में डिप्रेशन, फिर बीटेक में सक्सेस। हाँ। तो ये डिप्रेशन से सक्सेस वाली फिर एक बार डिप्रेशन आया कि मैं बताता हूँ, जो कॉलेजेस में कैंपस आते थे ना उस टाइम पे, जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं, वो सब लोग मैक्सिमम जो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनी सब फर्स्ट डिवीजन मांगते थे। 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी। और मैं तो 12th में सेकंड था। तो मैंने तो 90% जो कैंपस का आया था ना बड़ी बड़ी कंपनी में, मैं बैठ ही नहीं पाया था। सब लोग प्लेसमेंट के जा रहे थे, टाइप इन के इंटरव्यू वगैरह में अपने हॉस्टल में था, मतलब रूम में। अच्छा तो हुआ। वो वाला भी अच्छा हुआ। हाँ, ये तो- डिप्रेशन नहीं है, ये तो अच्छा हुआ नहीं बैठ मतलब पाए। उस टाइम पे डिप्रेशन लग रहा था, क्योंकि यार उस टाइम पे तो मेरे को थॉट्स भी नहीं आया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो उस टाइम पे लग रहा था यार कोई भी तो जॉब मिल जाए, 20-25 हज़ार की कुछ भी तो लगे, सबकी जॉब लग जाएगी, घर जाएंगे अपॉइंटमेंट लेटर लेके। मैं घर, चौथा साल खत्म होने वाला, मैं घर कैसे जाऊंगा? खाली क्योंकि बीटेक तो करी स्पेशली इस चीज के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेटल सेक्टर हो कहीं सके। भी जॉब एक लग जाए। तो बीटेक में भाई आपकी कब कंप्लीट हुई बीटेक? तो बीटेक मेरी कंप्लीट 2015 में भाई और कोई जॉब नहीं था, खाली हाथ घर गया था। लो, तो भाई इतने रुपया फूकने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सिर्फ बीटेक करने के बाद भाई के साथ सिर्फ एक डांस की एबिलिटी थी। हाँ, डांस की एबिलिटी थी। हाँ, कॉलेज में था मैं तो ठीक ठाक डांस करता था। हाँ, तो ये चीज के साथ भाई घर आ गई। अब कहानी उसके बाद शुरू होती है। अब देखो, आप अभी रोने लगते हो कि यार मैंने 12th पास कर ली और कुछ हो नहीं रहा मेरा, डिप्रेशन में चले जाते हो। यहाँ देखो बीटेक कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं। तो यहाँ से आप सीख सकते हो भाई कि आगे कैसे भाई ने कम बैक किया। तो भाई बताओ फिर कहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर की आपकी शुरुआत हुई? पहला बंदा ऐसा कौन था जिसने आपको बताया कि भाई ऐसे कुछ नौकरी है? पहला बंदा देखो किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन कैंपस में ही जो सीनियर्स का मैं सुनता रहता था जब मैं 3rd ईयर में था, कि किसी ने एक एग्जाम होता है बैंक, आईबीपीएस का नाम सुना था कि बैंक पीओ जो बनते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब है। और मैं ये भी सुनता रहता था कि किसी में बता दे कोई कि जिसमें परसेंटेज नहीं चाहिए, क्योंकि सब जगह मेरे को परसेंटेज ही दिखता था, क्योंकि मेरा सेकंड था। और मैं जहाँ जा रहा हूँ सारा फर्स्ट डिवीजन, मैं सारे में सबसे पहले ये दिखता था कि सेकंड डिवीजन अलाउड है कि नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कि जो बैंक वाले हैं ना, उसमें कि परसेंटेज का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम निकालो कॉम्पिटेटिव। तो मैंने लगा कि हाँ, ये सब कर सकते हैं। फिर मन में ख्याल आया कि आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, जो करता है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था मेरा। अच्छा। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी एक एग्जाम होता है यूपीएससी करवाता है। तो उसमें बहुत डर लगता था, लेकिन 100 से सीटी है, पूरे इंडिया वाले कॉम्पीट कर रहे हैं, 100 में निकालना तो बड़ा मुश्किल है। तो उधर ध्यान जाता था, लेकिन भटक के फिर वापस आ जाता था कि ऐसे में जाओ जो जल्दी जॉब हो जाए। अच्छा। तो मेरा सबसे पहला ख्याल तो उधर ही से हल्का फुल्का पता चलने लगा था। तो मैंने क्या किया, जब मैं सब लोग प्लेसमेंट में जाते थे, लास्ट के 5-6 महीने जब बचे थे कॉलेज में, सब प्लेसमेंट में, तो मैं सोचता था कि इसी टाइम पे मैं थोड़ा मोड़ा गवर्नमेंट का कुछ हल्का फुल्का देख लूँ, रिसर्च कर लूँ। तो मैंने वहीं से अपना खुद से यूट्यूब से ऐसे हल्का फुल्का रिसर्च करना शुरू किया और वेबसाइट पे चेक करना। तो मुझे उसी टाइम पे हल्का फुल्का पता चला एसएससी के बारे में, लेकिन क्लियर नहीं था। मेरा अभी भी कंफ्यूजन था कि बैंक में जाऊं कि एसएससी में जाऊं कि आईएएस करूं, अपना स्ट्रीम जो लिया है उसका कुछ तैयारी करूं, या जूनियर इंजीनियर। ये भी जूनियर इंजीनियर मेरे दिमाग में चलता था उस टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लिए तो जेई में। तो एसएससी जेई पे मेरा ध्यान था कि जेई कर लेता हूँ, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ा हूँ, थोड़ा मोड़ा रीजनिंग जीके के कर लूंगा तो हो जाए। तो वो फोकस था, तो उसी के लिए मैं लाइब्रेरी पढ़ता रहता था। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर
घर आ गया, जूनियर इंजीनियर नहीं हुआ, फिर जूनियर इंजीनियर का 6 महीना तैयारी किया, मिक्स तैयारी किया मैंने फिर, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए आपने। हाँ मतलब मिक्स तैयारी किया, मतलब सब एग्जाम का देता था कि कोई भी एग्जाम अब निकल जाए मेरा। अच्छा। कर रहा था जूनियर इंजीनियर का तैयारी, लेकिन IBPS PO दे रहा था, क्लर्क दे रहा था, SSC CGS CHSL दे रहा था, मैंने हेड कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया, कलकत्ता जाकर के, उड़ीसा जाकर के एग्जाम दिया, बिहार जाकर के एग्जाम दिया है। देखो कैसी वन मैन आर्मी की तरह भाई लड़े हमारे। और मतलब बहुत जगह जाकर के एग्जाम दिया, कम से कम 30-40 एग्जाम दिया होगा, लेकिन तैयारी कोई अच्छी नहीं थी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो बिना तैयारी की होगी नहीं, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होता है, तुक्का पे काम नहीं कर चलता है यहाँ पे, तैयारी एक बार चाहिए आपको। लेकिन भाई इतने सारे आपने एग्जाम दिए तो उनसे कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को यही मिला कि इतने एग्जाम नहीं देना है। एक एग्जाम पे फोकस करना है, इतना एग्जाम देके सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना। भाई देख लो, अलग अलग फील्ड पे फोकस मत करो, फील्ड एक, हाँ, और उस फील्ड में जितने एग्जाम है वो तो दो। पहली बड़ी गलती मेरी यही थी कॉलेज से निकलने के बाद कि पहला 6 महीना घर पे था, लेकिन सब एग्जाम दे रहा था, तो जिससे कारण मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब घर पे 6 महीना रांची में मैं था, फिर एक दोस्त था वो भी बेरोजगार था, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मैं उससे एक दिन बात कर रहा था, क्या कर रहा भाई, तो बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है? सुन के अच्छा लगा, तू भी कुछ करना है, तू भी कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसने बोला कि चल दिल्ली चलते हैं, उसी ने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ बैंक का तैयारी करने। मैंने बोला भाई मुझे भी ले चल, यहाँ से निकाल चुपचाप, कुछ ना कुछ दे, घर पे अच्छा नहीं लगता है वो फेस करना घर पे अपने दोस्तों को, भाई जो कि सिंपल ग्रेजुएशन करके फिर बोल देते हैं कि तू बीटेक करके आ गया, तू भी वहीं हम भी वहीं, तो फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने चलो दिल्ली चलते हैं, तो वहीं से वहाँ पे डिसीजन लिया कि दिल्ली आने का डिसीजन लिया। याद है मुझे 2015 में मेरा पास आउट हुए थे जून के आसपास, तो जून से लेकर के दिसंबर तक मैं घर पे ही था। ठीक है, लेकिन फिर फरवरी में, जनवरी मैंने डिसाइड किया 2016 में कि मैं दिल्ली आऊँगा। तो हम लोग दिल्ली आ गए। सबसे पहले मुनीर का पता ही होगा, हाँ, मुनीर का के पास ही पैरामाउंट कोचिंग थी, हाँ, वहाँ पे अब तो बंद हो तो गई। वहाँ आते समय भी मेरे को क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैंने सोचा था कि IAS का क्रैश कोर्स ले लेंगे, 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके निकाल लेंगे। फिर मेरे दोस्त ने बोला, दो रीजन था नहीं करने का IAS। एक तो फीस बहुत ज़्यादा लगता है उसका, कोचिंग का। हाँ, IAS का कोचिंग का फीस क्रैश कोर्स भी करो तो 50-60 हज़ार लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, 2-3 महीने का भी, और सीट भी बहुत कम, 150-200 सीट उसमें निकलने के चांसेस कम, कंपटीशन भी बहुत। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया तू SSC कर ले, इस पे फोकस कर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। उसने ही पहले बोला कि इनकम टैक्स, मुझे नहीं पता था कि SSC से कौन सा जॉब मिलता है, मुझे लगता था कोई जॉब मिल जाएगी। उसने बोला इनकम टैक्स है भाई, एक्साइज इंस्पेक्टर 3 स्टार है, दरोगा तो 2 ही स्टार होता है, 3 स्टार तुमको इसमें मिले। मैंने बोला तो बढ़िया है। मैंने बोला वैकेंसी कितनी, बोला कि 7,000 के आसपास आता। तो 7,000 में एक ही सीट लेना होता है। मैंने उसने बोला कि हाँ 7,000 में सिर्फ एक ले लिया तुम्हारा जॉब हो जाएगा। मैंने बोला ये तो बढ़िया है, इसमें से निकाल सकते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि SSC की तैयारी करेंगे। बोला तैयारी भी 15,000 में हो जाएगा SSC की कोचिंग। ये तो जैकपॉट सा लग रहा है, ये तो क्या? हाँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं यही सही है। फिर मैंने एग्जाम डेट पूछा, थोड़ा रिसर्च किया, तो पता चला कि 5-6 महीना भी टाइम है। उस समय जून जुलाई में होने वाला था, तो फरवरी से स्टार्ट किया प्रिपरेशन अच्छे से, सिर्फ CGL का फोकस करके, और वो 6-7 महीने का तैयारी किया। 6-7 महीने ऑफलाइन कोचिंग ली अपनी? ऑफलाइन कोचिंग ली, रोज कोचिंग जाना, और रोज कोचिंग में अपना जो भी नोट्स पढ़ाते थे नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाना, लाइब्रेरी जाना। भाई क्योंकि मुझे भी ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं ना, और जब 6 महीने क्रॉस होते हैं, तो शुरू में जो 30 बच्चे हो तो 6 में 3 ही बच जाते हैं। ये बात सही है, मेरे साथ भी हमारे बैच में वही हुआ था। 70 बैच से स्टार्ट हुआ था, लास्ट में 15-20 बच गए, 15-20 बच्चे, और उसमें से भी 4-5 हमारे, मैंने एक सर्कल बना लिया था। कोचिंग भी जाने के बाद, फिजिकल क्लासेस में जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे आपको केयरफुल होना होता है। आप जाओगे तो वहाँ पे 10 तरह के बच्चे मिलेंगे। एक जो होते हैं सिर्फ लड़की के पीछे आ जाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड होती है साथ आगे कोचिंग करने। एक होते हैं बस मस्ती में, कुछ नहीं करना चलो कर लेते हैं कोचिंग। एक होते हैं जो सीरियस वाले होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो पहचानना होता है कि सीरियस वाला बंदा कौन है। तो मैंने सबसे पहले वो जाकर सीरियस वाला बंदे को पहचाना, 3-4 लोगों को। और देखो तुम यकीन नहीं मानोगे कि एक बैच से 5 बंदे का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने ग्रुप बना दिया सीरीज, ग्रुप में ही सब बच्चों का हो गया। हाँ, 5 लोगों का। एक का तो ASO ही हो गया तुरंत, वो अपना इन्फोसिस कंपनी छोड़ करके आया था, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था, और वो पढ़ने में ठीक था, तो उसका भी हो गया था, मेरा भी हो गया, एक लड़का और का हो गया, और 2 लड़कियां थी, उन दोनों का भी ASO में, एक तो ASO बन गया, एक बैंक PO बन गई थी। अच्छा, तो भाई ये मैं ना बहुत टाइम से इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर खोज रहा था कि यार ऑफलाइन कोचिंग हम जाते हैं, उसमें क्या बेनिफिट है? कुछ भी नहीं है। तो उसमें से बेनिफिट आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। उसमें एक जो है ना सीरियस एस्पिरेंट ढूंढो और उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ बैठो। पहले एक सप्ताह ऑब्जर्व करो कि कौन पढ़ने वाला बंदा है, कौन जवाब दे रहा है,
और कौन है ऐसे ही खाली मस्ती करने वाला। तुमको क्यों? ज्यादा लगेगा कि मस्ती वाले के साथ जुड़े, क्योंकि तुम हमेशा हम कंफर्ट जोन चाहते हैं। अब जैसे गोल्डन भाई ने सीरियस एस्पिरेंट पकड़े, ऐसे ही हमने मस्ती वाले एस्पिरेंट पकड़े थे। तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो काफी फर्क पड़ गया। ऐसा नहीं कि हम लोग मस्ती नहीं करते थे, बट हमारी क्वांटिटी कम होती थी। और जो मस्ती वाले होते हैं सिर्फ मस्ती करने आते हैं, ना नोट्स बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं। पर मैंने पूरा प्रॉपर अपना नोट्स बनाया था, वो भी पूरा प्रॉपर नोट्स बनाता था। एक ग्रुप हमने चैट व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था, उसमें अपना डॉट्स भी करते थे। तो ये भाई एक भाई ने इस कोचिंग का भी बता दी कि ऑफलाइन कोचिंग में आपको बेनिफिट चाहिए, तो कैसे हो गया? एक बेनिफिट ये, और एक और मैं बता देता हूँ। बताओ बताओ। कि ऑफलाइन कोचिंग का बेनिफिट ये होता है, जब तुम वहाँ चल जाते हो तो तुमको 4 घंटा पढ़ना ही पड़ता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्लास में पढ़ ही रहे हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर मोबाइल बगल में रखा हुआ है, फोन आ गया किसी का, तो तुम उसको पॉज करके फोन करने लगोगे, तो टाइम फिक्स नहीं होता। तो ऑफलाइन का ये भी बेनिफिट है। हाँ, ये बात भी डिसिप्लिन सही है। रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, वरना कई तो ऐसी भी हो जाती है यार, सो भी जाते गई। हाँ, सो भी जाते हैं, नींद आने लगती है लेक्चर देखते देखते। हाँ, तो भाई ये ठीक है, ये सही गया। तो भाई उसके बाद जब आपने कोचिंग ली, उसी टाइम हो गया था क्या आपका सिलेक्शन, या उसके बाद हुआ था? सिलेक्शन तो उसी वाले में जिसमें कोचिंग लिया था ना, उसी में हो गया था मेरा। मैं बताता हूँ, मेरा जो खत्म हुआ था, जो जुलाई 15 तारीख को मेरा पूरा बैच खत्म हुआ था सारा 2016। हाँ, उसे भी जैसे तैसे कर करके खत्म कर रहे थे, ठीक है, जैसे तैसे करके खत्म कर दिया पूरा बैच, पूरा नोट्स कॉपी। और एग्जाम जो हुआ 2016 अगस्त में मेरा एग्जाम हुआ था, 5 अगस्त को, अभी भी याद है प्री एग्जाम। अच्छा। समझो कितना दिन था कोचिंग खत्म होने के बाद, 5 अगस्त 15 के आसपास खत्म हुआ, 15-20 दिन था। 2016 वाला सीजीएल था ये? हाँ, 16 वाला ही। अच्छा। जुलाई में बैच खत्म हुआ और अगस्त में मेरा एग्जाम था। सिर्फ मेरे पास 1 महीना का टाइम था जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिस कर सकता था, मॉक टेस्ट, रिवीजन। तो मैंने एक काम क्या किया था कि स्टार्टिंग से ही टीचर ने बता दिया था कि मॉक टेस्ट जो यहाँ पे सैटरडे संडे को होता है, संडे को हर एक संडे को वहाँ पे मॉक टेस्ट होता था। तो मैं स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, हर संडे को जाता था, बैठ के वहाँ मॉक लगाता था, और पूरे सप्ताह जो क्वेश्चन नहीं बनता था उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेता था, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्या नहीं बना, ऐसे करके हर वीक जाता था। प्लस साथ में जब सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था आधा, तो मैं खुद से फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था, टेक्स्ट बुक वगैरह। उस टाइम पे टेक्स्ट बुक अच्छा चल गया था ऑनलाइन? हाँ, 2016 में चल गया था, वो नया नया उभरा ही था, लेकिन अच्छा था, उसी से मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की। ऑनलाइन भी शायद 2016 में एग्जाम हुए थे सीजीएल, या 17 में? पहला एग्जाम हमारा ही ऑनलाइन हुआ, 16 में। 16 में। अच्छा, तो उसी टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब प्री में जब एग्जाम दे के आया तो अच्छा गया, 90 के आसपास अटेम्प्ट किया। फाइनली जब आया रिजल्ट तो प्री में मेरे 158 मार्क्स आया था। 158? हाँ, 150। और फिर मेंस के लिए आपने प्रिपरेशन करी? और मुझे पेपर देते ही पता चल जाता है कि आपका प्री हो जाएगा आराम से। तो मैंने एक भी डिले नहीं किया, घर गया था शायद 6 महीना का जो गैप था, उसके बाद ही घर गया एग्जाम देके। कुछ दिन के लिए घर गया, क्योंकि बहुत पहली बार मतलब आया था प्रिपरेशन करने दिल्ली, तो थोड़ा गया। तो घर आके आके आपने बताया होगा मोहल्लों में कि मेरा सीजीएल का एग्जाम बढ़िया हुआ, मैं ये दे रहा हूँ? नहीं, किसी को नहीं बताया, बताया। रिजल्ट नहीं तब तक किसी को नहीं। गया, घर गया, पूरा 5-6 दिन रहा घर पे, तुरंत वापस आया। एक और चीज सीखने की, बताना नहीं है किसी को? नहीं बताना भाई, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो तब तक नहीं बताना। तो फिर तुरंत गया घर, तुरंत आ गया 5 दिन में। फिर उसके बाद तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर दी। मेंस के लिए भी मैंने प्री में मेरा हल्का हल्का पढ़ाया गया था, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा दिया गया था। तो मेंस के लिए मैंने क्रैश कोर्स वहीं से ले लिया था, जिसमें मैथ्स, उस टाइम पे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना होता था, जीके वीके नहीं था। तो उसका भी मैंने ले लिया 2-2.5 महीने का, बस प्रैक्टिस के लिए। तो उस टाइम पे किया। मेंस का एग्जाम मैं सच बताऊं तो खराब गया था, जयपुर मेरा सेंटर पड़ा था। अच्छा, ठीक है। कितना अटेम्प्ट हुआ था उसमें? अटेम्प्ट मैथ्स और इंग्लिश में बताता हूँ। मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे 100 क्वेश्चन था, 82 के आसपास अटेम्प्ट किए थे। तो 82 बहुत कम है, ठीक है। उस टाइम तो मैथ्स में लोग 90 अटेम्प्ट करते थे, 95, मेरा 82 अटेम्प्ट ही हुआ था। और इंग्लिश में मैंने ठीक अटेम्प्ट किया था, मतलब 200 में 200 कर दिया था, बट लग रहा था मार्क्स सही आ जाएगा। तो मेरा क्या हुआ कि इंग्लिश में मार्क्स अच्छा आ गया, और मैथ्स में मेरा 144 के पास आ गया था मार्क्स। तो फिर टोटल मिला के फाइनली एएसओ मिल गई थी उसमें? नहीं, एएसओ नहीं मिलती। पहला मेरा जो जॉब था अकाउंटेंट का था, बहुत अच्छा। लोगों को पता नहीं है कि मेरा एएसओ का जॉब सेकंड अटेम्प्ट में मिला 2017 वाले में। हाँ। अच्छा, पहले वाले में अकाउंटेंट का था 2800 ग्रेड पे। मेरा सीजीए अकाउंटेंट था। अच्छा, सीजीए अकाउंटेंट दिल्ली में पोस्टिंग थी। अच्छा, तो वो ज्वाइन करी थी? हाँ, ज्वाइन की थी। कितना टाइम सर्व किया? 2 साल मैंने जॉब किया उसका, 18 से 20। फिर जब एएसओ का 17 का डिले हो के जब 20 में रिजल्ट आया तब फिर मेरे पास ये बहुत अच्छी था कि मेरा 17 में जॉब, 16 वाले से जॉब लग गया था। नहीं तो ये जो लंबा खींचा, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। बहुत डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन। कईयों ने तो तैयारी छोड़ दी और कईयों ने तैयारी कर ली। तो मेरा ये था कि मेरा ये साथ दिया, भाग्य थोड़ा सा लक साथ दिया, बोलो कि मेरा उसमें हो गया था 2800 ग्रेड पे भी दिल्ली में। तो जॉब था, कुछ पैसे आ जा रहे थे,
दिल्ली मिल गई थी, साथ साथ तैयारी कर दिया, फिर 18-17 भी हो गई। 17 के बाद फिर दिया था भाई? 17 के बाद फिर मैंने पेपर नहीं दिया, उसी टाइम सीपीओ भी देता था साथ में, हम्म। क्योंकि एक एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकते, तो मैंने हम्म। साथ साथ में सीपीओ भी देता था कि हम्म। पता नहीं कम से 2800 से तो बेटर ही था, 4200 हाँ, सीपीओ हाँ। सीपीओ भी दिया था और ये दिया था। और बाकी मैं बैंक का बस एग्जाम जाकर के दे देता था, फॉर्म भर के तैयारी नहीं करता था, जाके दे देता था, अच्छा। पर फोकस सीरियल था। तो भाई ये देखो 9वीं फेल आदमी कैसे अफसर बन सकता है। हाँ, भाई से सीखो। सिर्फ 12th आपको 12th में सेकंड डिवीजन एक जुनून चाहिए भाई। एक चीज़ मेरे को बताओ, हाँ। जब आपने तैयारी करी होगी तो जो और 90% बच्चों के जो सामने प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपने कहा लड़कियों के पीछे भागना, ठीक है, या आलस आ गया, रेगुलरिटी ना बनाना, कंटिन्यूटी ना हो पाना, ये 100 तरीके की प्रॉब्लम आती है। कोई बाहर बंदा रहता है तो उसको खाने पीने की भी प्रॉब्लम आती है, हाँ, फिर वो सोचता है थोड़ा आराम कर लेती हैं ये वो। तो इन सब चीज़ को ऐसी क्या आपके अंदर चीज़ थी कि भाई आपने टैकल कर ली इन सारी चीज़ को? ये टैकल ना तुम्हारा फोकस पे डिपेंड करता है। तुम अगर तुम्हारा पता है कि हमको भाई ये चाहिए, सबसे ज़्यादा अर्जेंट ये है, तुमको अगर पता है कि हमको सबसे ज़्यादा, अगर नाक और मुंह बंद कर दिया जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगेगा? सांस मिल जाए, सांस ले लें। उसी तरह से हमको उस टाइम पे लगा था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है, जॉब नहीं तो हम कुछ नहीं है। बस ये एहसास होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ये जिसका important एहसास हो गया ना, जिस दिन की नाक और मुंह मेरा बंद हो चुका है हाँ। और कान सांस लेगा नहीं, हाँ। तो फिर आप तड़पोगे, पर आप सांस लोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? जॉब था, क्योंकि जॉब के बिना मैं कुछ नहीं था। और जॉब नहीं था तब तक मेरे को बोझ लग रहा था भाई कि ग्रेजुएट हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, जॉब नहीं है, तो भाई इतना मेहनत कर दो। और ये पता था कि अगर मेहनत करोगे तो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। बस तो वही था मेरे पास रीजन। दिन रात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी 12 घंटा जितना रिक्वायर्ड थी, जितना रिक्वायर्ड था उतना पढ़ता था। हम्म। कंसिस्टेंटी बना के रखता था, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता था तो कम पढ़ के रिवीजन कर लेता था। ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन 12-12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा हूँ। किसी दिन मैंने 2-4 घंटे भी पढ़े हैं, आराम से सो करके मूवी भी देखा है, बट वो कम दिन था, लेकिन उस दिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता था। तो ये भाई की पढ़ाई की होगी। भाई यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी? ये यूट्यूब की जर्नी में बताऊंगा कि कोविड का टाइम से हुआ स्टार्ट। अच्छा। ठीक है। कोविड के टाइम से इसलिए स्टार्ट हुआ था कि कोविड के टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट के ऑफिस थे ना, बंद होते थे। आपको सप्ताह में 2 दिन जाना होता था, कभी कभी 3 दिन। तो यहाँ पे बैठे बैठे कहीं कुछ जाना भी नहीं है। तो उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया कि चलो कुछ ना कुछ साथ में एक्स्ट्रा करते हैं। लेकिन सर क्या था कि जॉब जब एक चीज नहीं मिलता है तब तक आपको लगता है बहुत अच्छी चीज है, जब आपको जॉब मिल जाती थी फिर नॉर्मल लगने लगता है, फिर लगता है कि कुछ और करें। तो फिर उस टाइम से मेरे को लगता था कि भाई कुछ और करते हैं। मुझे लगा मेरे पास है क्या, तो मेरे पास था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन का वो मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे कंडीशन में होते हैं, उनको गाइडेंस की कमी से नहीं हो पाता है, उनका सीजीएल विजिल क्रैक। मैंने सोचा कि मैं गाइड करता हूँ। मेरा मेन जो फोकस था उनके लिए था जो कि गाँव में रहते हैं, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं उनको तो किसी न किसी तरह से एसएससी ये सब के बारे में पता होता है, लेकिन जो गाँव में रहते हैं ना उनको पता नहीं होता है कि वो एग्जाम ऐसा होता है नॉर्मल से। पर भाई ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊं ना, शहरों में लोगों को नहीं पता एसएससी, गांवों में सबको पता है एसएससी। आज के टाइम होता होगा, आज के टाइम पे जब से आज के टाइम तो गांव में सबको पता है एसएससी यूपीएससी क्या है, पर शहरों में नहीं पता इनको, इनकम टैक्स में लगता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिल्ली वाले दोस्त हैं, उनको एसएससी के बारे में नहीं पता है एसएससी क्या है भाई। एसोसिएशन के बारे में भी अच्छे से नहीं पता है। तो फिर मैंने उसी टाइम पे जब थोड़ा सा टाइम मिलता था 2021 में, 2020 में तो नहीं, 21 से मैं बोलूँगा कि वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया था। प्रॉपर वीडियोस बनाई और फिर वो हिट हो, शुरू में हिट होगी या शुरू में हिट नहीं है। 5-6 वीडियो थे, ऐसे 200-400 उतना भी चला जाता, मुझे अच्छा लगता। 400 लोग मेरे को देख लिया यार, मस्त है। कुछ कमेंट भी आता था, कुछ लोग मेरे को नंबर मांगते, मैं तो नंबर कमेंट में दे देता था, ये ले भाई मेरे से बात कर, ठीक है। ये गोल्डन मोमेंट्स आप लोग मिस कर चुके हो भाई, अब कमेंट में नहीं मिलेंगे, कभी कमेंट करने लग जाओ। हाँ, तो उस टाइम पे तो मैंने दिए हैं कुछ लोगों से, फिर मैंने गाइड भी किया है फ़ोन से। फिर धीरे धीरे करके एक वीडियो में बनाया था थोड़ा सा अपना 1 डे इन लाइफ ऑफ सीएसएस, वो मैंने हटा दिया। उसमें मैंने अपना रूम से निकल करके मेट्रो से होते हुए ऑफिस जाने का दिखाया था, तो वो वीडियो चला गया, 1-1.5 लाख व्यू चला गया था। तो वहाँ से लोग थोड़ा जानने लगे। फिर उसके बाद वीडियोस जो स्टॉक में भाई आप गए थे, जो स्टॉक में कैसे जाना हुआ ये बताओ। तो जो स्टॉक में क्या होता है, 2-3 तरीके। एक तो है कि जो स्टॉक का एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने कुछ अचीव किया तो आप अपना शेयर कर सकते हो स्टोरी, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपका यूट्यूब थोड़ा सा है, उस टाइम पे मेरा यूट्यूब पे लगभग 80-90 हज़ार हो गए थे, तब उन्होंने देखा कि इसने अपना एसोसिएशन क्रैक किया है, तो उन्होंने अप्रोच किया, मेरे को मेल किया कि आपका मैं स्टोरी जो स्टॉक पे दिखाना चाहते हैं। और मुझे जाना भी था, मेरा मन था कि उस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ। तो फिर मैं गुड़गांव में ही, उसका स्टूडियो है, गुड़गांव जाकर के स्टूडियो में मैं जाकर फिर जो स्टॉक दिया था।
पर अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा। और जो स्टॉक भी अच्छे व्यूज आए हैं और मुझे लगता है कि काफी लोग उससे इंस्पायर भी हुए। भाई जो स्टॉक की वजह से आउट ऑफ द टॉपिक है, जैसे जो स्टॉक में हम खड़े होते हैं तो सामने जो क्लैपिंग की आवाज आती है वो असली होती है नकली होती है? वो नकली होती है। वहाँ पे सिर्फ एक 4-5 लोग होते हैं, ठीक है, सिर्फ 5-6 लोग, जो कैमरामैन होता है और एक जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर होता है, ये सब 4-5 लोग होते हैं, वो क्लैपिंग बाद में ऐड करते हैं। ये लो भाई एक और खुलासा हो गया, आज खुलासे पे खुलासे हो जा रही है और लगभग सारी चीज़ भाई ने बता दी है। अब इस कहानी से अगर आप कुछ नहीं सीख पाए ना तो भाई आप कुछ नहीं सीख पाओगे फिर। भाई देखो, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि सारे लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है, वो पहचानने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए क्या होता है कि तुम्हें अपने लाइफ का 1-2 साल ना बहुत मतलब कष्ट से बिताना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन जो होता है ना, जैसे हम डेली का लाइफ जीते रहे हैं, उससे हट के करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसा जी रहे हो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपके पास अभी रिजल्ट है। लेकिन अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना होगा तो अपनी एक्टिविटीज़, अपना ये सब चीज़ कर। एक चीज़ और पूछूंगा भाई ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए कि जब आप जॉब पे नहीं थे और फिर जब आप जॉब पे चले गए, सबको पता लग गया आपके घर गांव में कि भाई लड़का एएसओ बन गया है, ऑफिसर बन गया है, दिल्ली में सरकारी नौकरी ले लिया और कितनी हवा हो गई। फिर आप जब गांव गए तो क्या क्या रिएक्शंस रहे थे लोगों के, क्या क्या? देखो रिएक्शन तो सबसे पहले तो थोड़ा सा दिख जाता है कि थोड़ा रिस्पेक्ट करने लगे हैं पहले से ज़्यादा लोगों के। अरे गोल्डन आया है, ठीक है, पहले नहीं पूछते थे कि कौन आया है, ठीक है, अच्छा गोल्डन आया, अच्छा ठीक है, ओके, कैसा है, सब चीज़ पूछने, हाल चाल पूछने लगेंगे तुमसे, ठीक है। पहले कोई किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा कि क्या है। तो उस टाइम भी ये फैमिली वाले आसपास के लोग भी तुमको बुलाएंगे, अच्छा क्या है, जॉब है, हाल चाल पूछने लगेंगे, क्या है, कैसा जॉब है। तो पहले आपको रिस्पेक्ट की नज़र से उतना नहीं देखा जाता था, लेकिन जैसे ही आपका जॉब लग जाना, आपको एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपके लिए बढ़ जाती है। यहाँ तक कि आसपास के लोग आके आपको सब पूछेंगे आपने कैसे तैयारी की है, मेरा बेटा को थोड़ा सा समझा दिया करो, ये करो, वो ऐसा कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं। कुछ सामान आ जाएगा खाने का, कोई उनके पास अगर है, जैसे कि कुछ भी अगर उनके घर पे कुछ एक्स्ट्रा है तो ये गोल्डन के लिए भिजवा दो, ऐसा भी चीज़ें हुई। और कई घरों से आपको जलने की बू भी आई होगी। मुझे आती है, वो पता नहीं चलता, लेकिन उसकी सुगंध नहीं होती है। वो भाई फील होती है और वही जो चीज़ है ना, वही मोटिवेशन है। हाँ। वो बू चाहिए आपको। हाँ। लोग जिसने आपका पहले सोचा होगा भाई इतना बुरा किया हाँ। होगा आपका, बहुत लोगों को ये लगे कि ये सरकारी नौकरी करेगा, पता नहीं क्यों अपना टाइम ही वेस्ट करेगा। हाँ। सबको ये लगता है। हाँ। हमको भी लगता है कि मेरे भी लोग आसपास के लोग ये सोचते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तरीके बस की बात नहीं है, बट कर लोगे तभी फिर वो रियलाइज करेंगे नहीं, हाँ मेरे को तो पहले से पता था, मेहनती लड़का है, ये तो कर ही लेगा। स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा सबका थिंकिंग। देख लो भाई, तक एकदम आपको काया पलटनी है तो गवर्नमेंट जज्बात बदलनी है, मौसम बदलने हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एक कोट है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। अपना सक्सेस को आवाज करने दो, कुछ मत बोलो, चुपचाप मेहनत करते रहो, तुम्हारा रिजल्ट है, तुमको सबको जवाब देगा। सही बात है। और भाई सिर्फ ये 1 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत, आप पूरी जिंदगी बिल्कुल सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे। गोल्डन भाई से पूछे यार कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया जॉब करते हुए। ये तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपको जिंदगी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आदमी को हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है, बट ये है कि आपका जो सबसे एक बड़ा हर्डल होता है, बेसिक नीड्स होती है, वो आपका आ जाएगा कि आपकी सैलरी होगी, स्टेबल लाइफ होगा, उसका सोचना नहीं पड़ेगा। और बाकी चीजें सोचोगे फिर कि हाँ शादी का, फैमिली का, ये वो सब चीजें तो हमेशा लाइफ का एक रियलिटी है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ। वो तो गौतम बुद्धा का भाई ने स्टिकर भी लगा हुआ है, सबसे फेमस कोट है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज। हाँ, उससे नहीं बच सकते आप, उससे नहीं बच सकते, लेकिन ये खाने पीने की नौबत आपकी होनी चाहिए। एक सौरों से आप निकल जाओगे ये वाला से कि हाँ भाई पैसे नहीं है, खाने पीने के नहीं है, स्टेबल लाइफ नहीं है, खाने पीने के लाले ना पड़ने चाहिए बस, और कुछ भी हो। आप गोल्डन भाई ने अपनी स्टोरी शेयर करी, बहुत बहुत थैंक यू करूँगा मैं गोल्डन भाई का। थैंक यू सो मच मेरा स्टोरी शेयर करने के लिए अपने। और मैं आई होप कि अगर इससे कुछ बच्चे भी इंस्पायर होकर उनका सिलेक्शन होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेन यही था भाई, जो ये मत सोचना कभी भी मैं 10th में अच्छा नहीं था पढ़ने में, 12th में अच्छा नहीं था। जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना भाई, उसी दिन से आप इम्प्रूव। यार क्या हो गया, अच्छा 2 घंटा फालतू पढ़ लेना और क्या हो गया, जो पहले पढ़ गया है भाई। मैं ऐसे लोग देखे मैंने जो टॉपर थे 12th में और उनसे गवर्नमेंट जॉब निकली नहीं, वो अपने प्राइवेट सेक्टर में चले गए। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो फेल भी हुए हैं और उसके बाद भी उन्होंने टॉप करा है, टॉप के पोस्ट लिए है। तो भाई ये चीज़ मैटर नहीं करती कभी भी, आपका जज्बा कितना ये मैटर करता है। अगर आपका जज्बा अच्छा है ना इसके प्रति, गवर्नमेंट जॉब के प्रति, तो आप कर जाओगे। और आपका जज्बा अगर ऐसा है ना कि 2 दिन दिया जले फिर अंधेरा हो गया, तो वो काम नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे हार्ड वही है कंसिस्टेंसी। हर दिन पढ़ना,
आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी पढ़ना। भाई किन लोगों को तैयारी नहीं करनी चाहिए ये भी बता दो। किन लोगों की तैयारी नहीं करनी चाहिए, देखो एक तो जिसका नेगेटिव माइंडसेट है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होती है, ये बहुत मेरे बस की बात नहीं, जिसके मन में बस यही चलता रहता है मेरे बस की बात नहीं है। और जो जिनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, जो मर्सिडीज वगैरह ये सब लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब करके ये नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी। जिसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करना लाइफ में, ये वो तो वो नहीं करना, ठीक है, वो लोग नहीं। बाकी लोग जिसको एक हाँ अच्छी सेटल्ड लाइफ, अच्छा फैमिली को टाइम दे सकते हो, वैसी लाइफ जीनी है नॉर्मल, तो वो कर सकते हो। और भाई जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है। और भाई जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है ना, जो किसी के प्रेशर से आ रहा है, वो भी मत आओ भाई। हाँ। भाई आप खामक अपना टाइम वेस्ट करके जाओगे, वो एक मत आओ। पर्पस होना चाहिए, एक पर्पस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तैयारी करने का। 2 दिन तैयारी करोगे फिर पर्पस आपको पता नहीं होगा क्यों कर रहे हैं। एक सिंपल पर्पस होना चाहिए, एक ये पता लगने का भाई मेरा इंटरेस्ट है नहीं। आप गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग देखना कभी, अगर वो देख के आपके दिल में कुछ होता है, हाँ, तो भाई आप में करना। वो है आग करने की, आप कर लोगे बस। कुछ नहीं होता कि ऐसा ही फिर नहीं कर पाओगे। चलो इसी के साथ हम भाई से एक SSC CGL 2024 जो हमारा आ रहा है, उसके लिए भाई से थोड़ी सी टिप्स मांगेंगे कि बिगिनियर कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ये वाली वीडियो इतनी रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है भाई की जर्नी, और वो वीडियो आप भाई के चैनल पे देख सकते हैं, 2024 की तैयारी कैसे करें CGL की। उसका मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, उसका वीडियो वो दे सकते हो, या फिर एक स्ट्रेटजी का वीडियो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग। वो एक आध वो बोल देते क्वेट, स्वस्थ रहे मस्त रहे। हाँ, तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक आप अपना मेहनत करते रहो, अपने हेल्थ पे ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो। तो चलिए ख़त्म करते हैं। चलिए खत्म करते हैं। चलो ठीक है, कट।